इत्तलात आ रही हैं और जो रिसोर्सेज बता रहे हैं, संडे को गालिबन हम जो है वो डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे होंगे और मंडे वाला दिन जो होगा वो अहम दिन होगा जिस दिन के तमाम मामलात हो रहे होंगे। तो मेरी इत्तलात हैं वो तो ये हैं कि संडे को डेलीगेशंस आएंगे, उन्हें हम रिसीव करेंगे और मंडे वाले दिन जो है वो मेन शो होगा। आज आपकी इत्तलात काफ़ी जो है वो मुसद्दका इत्तलात होती हैं, हमेशा से ही हर खबर पे आपकी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर जो हमने नाज़रीन से 3 दिन पहले शेयर की थी, जिसकी तस्दीक आज खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन वाइट हाउस ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अमरीकी वफ़द की क़यादत JD वैंस करेंगे। यकीनन अगर वैंस यहाँ होंगे तो ट्रंप का होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इम्कान भी मौजूद है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो JD वैंस वापस जाएं और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर पाकिस्तान आकर डील को साइन करें। अब तक ईरानी हुकाम ने वफ़द के आने की तस्दीक नहीं की है, लेकिन CNN वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि मंगल को ईरानी वफ़द पाकिस्तान में होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब तक अमेरिका की जानिब से ईरान के बहरी नाकाबंदी बरकरार है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज से लेकर नाज़रीन जंग बंदी के खात्मे में जब तकरीबन 72 घंटे बाकी हैं, यानी जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होंगे जंग बंदी में चंद ही घंटे रह जाएंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया है कि डील अगर कबूल न की तो वो होगा जो पिछले अमरीकी सदूर ने पिछले 47 सालों में नहीं किया है। ईरान के हर पावर प्लांट को और हर ब्रिज को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान इस वक्त तवक्को कर रहा है कि बुध को जंगबंदी में तोसी का अलामती मुश्तरका ऐलान भी होगा। उम्मीद करते हैं कि मंगल को मुज़ाकरात कामयाब हों और पहले राउंड की तरह ये मामला जो है वो अब फाइनल डिसीजंस की तरफ आ जाएं। सरदार अयाज सादिक ने पहले राउंड के हवाले से अहम मालूमात शेयर किए हैं, जरा पहले वो सुन लीजिए, फिर मेहमानों की तरफ चलते हैं। एक मेज पे ला के बिठाया, मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते। 6 दफा ये हुआ कि मीटिंग होते होते गर्मा सर्दी की वजह से ब्रेक करनी पड़ी। 3:47 पे 12 तारीख को फजर से पहले मुझे पैगाम आया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट तक बन रहा है। इतना करीब पहुंच गए थे और हमारे एक मेहरबान ने बताया कि हम मिलीमीटर दूर थे एग्रीमेंट से। जो एग्रीमेंट से अगर मिलीमीटर दूर थे तो पहले राउंड को नाकाम नहीं कहा जा सकता, और उसी की फिर कंटिन्यूटी है जो अब ये दूसरे राउंड की तरफ सारा मामला जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब ये हतमी और फाइनल राउंड हो। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में बकाई साहिबा जो कि PhD हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की माहिर आलमी उमूर की, ज्वाइन कर रही हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहरीन, जर्मनी, इटली में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुमा साहिबा, जरा आपसे मैं बात का आगाज करती हूँ। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, स्पेकुलेशंस भी हैं, इत्तलात भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है, CNN भी है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी हैं, अब आ भी रहे हैं। डील के हवाले से मुआहदे साइन होने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन पोस्टरिंग भी हो रही है, साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। तो आपको इन सारी चीजों से क्रक्स क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? कि कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बावजूद इसके कि तकरीबन 24 घंटे पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद जंग के बादल फिर से उमड़ आए, क्योंकि बहुत हार्ड पोस्चरिंग थी अमेरिका की तरफ से और इक्वली हार्ड पोस्चरिंग थी ईरान की तरफ से। मतलब जहां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए ईरान की तरफ से भी थी, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर डिसेप्शन होगी डिप्लोमेसी के साथ तो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती। और जब ये बात किस वजह से सामने आई, इस वजह से कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे हुर्मुज़ को खोला था सीज फायर के बाद, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा, लेकिन यूएस ने ब्लॉकेड खत्म नहीं किया, मुझे और आपको ये बात पता है। लेकिन फिर बहुत एक खबर उड़ी कि जी हुर्मुज़ फिर से ईरान ने क्लोज कर दिया। ईरान ने हुर्मुज़ क्लोज नहीं किया था, ईरान ने हुर्मुज़ का कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया था। और जब ईरान ये करता है तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी
बनता है सी लेन्स पर, तो फिर शिप्स गुजरने से गुरेज करती हैं। और अभी एक फैक्टर है, हमें पता है कि डी माइनिंग होनी है हुर्मुज़ की। हुर्मुज़ को ईरान ने माइन कर दिया था। लेकिन पता है किरण परेशान कुन बात क्या थी, इस पूरी हार्ड पोस्चरिंग जिसको आप कह रही हैं, जो हो सकता है कि अमेरिका अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और ईरान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहा हो, लेकिन उसके नतीजे में आपको एक हुटीज का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हम मंदुल अरब बंद कर देंगे और ना इसको इंसान खोल सकेंगे और ना जिन खोल सकेंगे। वो इकोनॉमिक पेन हम भूल जाएंगे जो हुर्मुज़ के बंद होने से हुआ अगर मंदुल अरब बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की एस्केलेशन तो कोई भी नहीं चाहता। अब मुझे कुछ निटी ग्रिटीज हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर नॉट है जो खुल नहीं रही है। जी न्यूक्लियर नॉट खुलेगी जब अमेरिका भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा और ईरान भी ढील दिखाएगा, और ईरान की तरफ से भी बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी। दोनों को दो दो कदम पीछे हटना होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जौहर साहब आपकी तरफ मामला लेकर आ रही हूं कि जो हम इस वक्त सारी चीजें होती हुई देख रहे हैं, तो हुमा साहिबा को तो नजर आ रहा है कि अब ऐसा लगता है कि इतना कुछ हो रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ बेहतर निकल आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई 1% भी आपको चांस पे बात कर लें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जबान या अपना ही कोई ट्वीट हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अदरवाइज तो चीजें स्मूथ बढ़ रही हैं आगे। देखिए, मैं तो खैर इस पे बड़ा कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि मसले जो है ना, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ था। न्यूक्लियर इशू जो है वो बाकी था। ये बात ठीक है। जो अभी मैं सुन रहा था, मेरे पास ईरानियन एम्बेसडर आए थे अभी फ्यू डेज बैक, तो उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि हम बहुत ही नजदीक थे और फिर अचानक वो जो है ना मुज़ाकरात उन्होंने ब्रेक कर दिए। अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ देखता हूँ। मेरा ये अंदाजा है कि देखिए, न्यूक्लियर पे अभी तक भी कुछ बात बाकी है। अब टोटली अग्रीमेंट नहीं हुआ और दो इशूज हैं उसमें। एक तो वो जो टोटल फ्रीज है 0% एनरिचमेंट, उसकी जो मियाद है वो क्या होगी, वो 20 साल कह रहे हैं, 2 से 5 साल की बात हो रही है, तो अभी तक उस पर पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं हुआ। दूसरा वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम का मामला है, जो अफजूदा यूरेनियम पड़ा है, तो उस पर क्या होगा। ईरानियन किसी तरह भी तैयार नहीं है कि वो ईरान से बाहर जाए। देखिए, एक जमाने में जब ये JCPO हुआ था, उस वक्त उन्होंने काफी सारा एनरिच्ड यूरेनियम उस वक्त रशिया के हवाले किया था। इस बार वो तैयार नहीं है, बहुत ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो जी ईरान में उसको हम डाउन ब्लेंड करेंगे ना, यानी कि उसकी अफसूदगी कम करेंगे। तो अमेरिकन चाहते हैं उनको पहले दे दें, जिस तरह मैं प्रेसिडेंट साहब ने स्टेटमेंट से भी कहा, या IAEA को भी और बाकी। अच्छा, अब इसमें पहला जो मुज़ाकरात का राउंड ब्रेक किया, तो ब्रेक तो वो न्यूक्लियर पे किया था, जो उस वक्त भी मैं कह रहा था। बाद की कराइन ने भी इसको जाहिर किया, जो भी सारी चीजें बाहर आई, और फिर उसी पे हो क्या रहा था उसमें ईरान उस वक्त अपनी जो लेवरेज थी अपना हुर्मुज़ वाली, और उसमें देखें, ये कहना कि उनके पास कंट्रोल है उसका, मैं उसको कंट्रोल नहीं समझता। उनके पास सिर्फ कैपेसिटी है उसको ब्लॉक करने की। अगर कंट्रोल हो उनके पास अपना हुर्मुज़ का, वो तो अपनी शिप्स वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे वो। और सर फिर जो आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर वेपन की और यूरेनियम एनरिचमेंट की, तो उसमें आज मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर वो बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जो जौहरी हथियार छीन नहीं सकता कोई, ये हक है उनका। जी, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, जो देखिए एनरिचमेंट जो है वो कह रहे हैं हमारा राइट, उस पर वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्टैंड लिया हुआ। अब हुआ क्या है, पहले मुज़ाकरात के राउंड में उसमें ब्रेक जो है ना, डेडलॉक यहीं पे पैदा हुआ था न्यूक्लियर पे, और थोड़ा सा सीक्वेंसिंग पे कि जी वो जो सैंक्शंस रिलीफ है वो किस स्टेज पे आएगी। वो अमेरिकन चाहते थे पहले वेरिफिकेशंस हों कि वो न्यूक्लियर में जब चीजें करेंगे फिर उसके बाद आए, और इसी तरह वो जो फंड्स एंड फ्रीज होने। लेकिन कोर तो न्यूक्लियर इशू है ना, तो उस पर हुआ क्या था, ईरान अपनी अपनाए हुर्मुज़ वाली जो लेवरेज है वो इस्तेमाल करना चाहता था कि उधर अमेरिकन लचकते हैं उस पर। अमेरिकन ने ये कहा कि अच्छा, अगर ये समझते हैं इनको इतनी बड़ी लेवरेज है तो उस लेवरेज को हम कम कर देते हैं। तो उन्होंने मुज़ाकरात रोके उधर, उसके बाद उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, क्योंकि आपको साफ नजर आता है ना। तो जैसे उन्होंने ब्लॉकेट किया, उससे वो ईरान की एकदम वो लेवरेज खासी कम हो गई। जो मर्जी अब वो कहते रहे, लेकिन बात यह है कि वो न्यूट्रलाइज हो गई काफी हद तक ना, क्योंकि अब पहले तो नुकसान सिर्फ अमेरिका और बाकी दुनिया को हो रहा था, अब तो सबसे ज्यादा उनको खुद हो रहा है, उनकी अपनी शिप्स नहीं जा रही। सर वैसे मैं सवाल पूछते हुए, क्योंकि इतना सेंसिटिव इशू है, तो मैं क्लियर भी करना चाहती हूँ कि जौहरी हथियार के हवाले से तो वो ऑलरेडी वो पहले वाले जब मुआहदा हो रहा था, इनफैक्ट हमला होने से पहले भी हो रहा था, तो जौहरी हथियारों के हवाले से तो बड़ा क्लियर है ईरान, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक फतवा भी मौजूद है। तो सवाल करते हुए हुकूक को मैं हथियार कह रही थी, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर जरूर दे दूं इसी बात को। जी सर, जी उसको मैं खत्म कर लूँ ये बात, बिकॉज ये अहम है। देखिए, वो फतवा जो है ना, वो ये है कि वो तो अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि वो अमेरिका या इजराइल ये नहीं चाहता कि वो उनकी जुबान पे तो नहीं जाना चाहते हैं ना, वो तो ये देखना चाहते हैं कि जी उनके पास कैपेसिटी ना हो। दैट्स व्हाट दे वांट।
तो जब फ्रीज होगा तो फिर वो 0%, लेकिन JCPOA में 0% पे एग्री नहीं हुआ था, इसमें 3 सिविलियन न्यूक्लियर जो लेवल है उस पे हुआ था, और साथ ही लेकिन सर फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया ना कि वो जो 18 के बाद जो पॉज आया तो उसमें यूरेनियम की अफजूदगी बड़ी तेजी के साथ ईरान ने की, तो इस वजह से ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हुमा बगाई साहिबा, मैं इस बात को आगे लेकर चलती हूँ, मुझे ये फरमाइए कि इस वक्त हम जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि एक तरफ हमें ये भी नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट लेने के माहिर भी है, शौकीन भी है, तो अगर ये डील जाती है किसी तरफ, साइन होती है, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो खुद आकर इस डील को साइन करें, ऑल्दो वो ये बात पहले खुद भी कह चुके हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो फिर ईरानी सदर भी हो वहां पर और फिर हम मिलकर डील को साइन कर रहे हो। लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, एक तरफ बताया जाता है JD Vance नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इत्तलात आती हैं JD Vance आ रहे हैं, फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो खुद जाएंगे डील साइन करने के लिए, आज फिर वो एक दफा ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद मामला देखेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है या कंफ्यूजन है, ये है क्या? स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि अमेरिका भी मोनोलिथ एंटिटी है, और खासकर हम समझते हैं कि ईरान मोनोलिथ एंटिटी है, ईरान के अंदर इस वक्त खासी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ व्यू भी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड भी है। इस हद तक कि जो इस वक्त फेस था निगोशिएशंस का, उसको इंटरनली थोड़ा सा समझिए डिफिकल्ट टाइम भी फेस करना पड़ा है कि यू बीइंग टू सॉफ्ट। तो उसके बाद आपने सख्ती देखी स्टेटमेंट्स में। देखिए मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करती ना, मैं एकेडमिक बात करती हूँ, और मेरी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि जिस तरह का भी आप उसे कंट्रोल कह लें या आप उसे इन्फ्लुएंस कर लें या उस पे ईरान का असर कर लें, द फैक्ट रिमेन्स के हुर्मुज़ ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा फाल साबित हुई है अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस ले जाने के, क्योंकि पेन सिर्फ फरीकैन को नहीं है, फिर इकोनॉमिक पेन ग्लोबल है। और अब ईरान को ये बात समझ आ गई है कि वो इस कंट्रोल को कंप्लीटली गिव अप नहीं करेगा या इस ऑप्शन को गिव अप नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जी न्यूक्लियर, उस पे उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है, स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है, और अभी वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, IAEA ने हमें देखा हुआ है, लेकिन जो हमारा राइट टू ग्रीन एनर्जी है हम उसको गिव अप नहीं करेंगे, और ये उतना ही सोवरेन है हमारे लिए जितना कि हमारे यहाँ लैंड। देखिए कोई नहीं ये सोच सकता था कि ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो इस वक्त जो कंसेशंस आप देखेंगे ईरान को लेते हुए वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, वो भी पहले नहीं हुए थे। और जब मैं ऑफ रिकॉर्ड न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बात करती हूँ, आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो, उनका जाती ख्याल ये है कि जो कुछ ईरान के साथ अब हो गया है और जिस तरह ईरान की दहलीज पर जंग आई और जिस तरह उस पर जंग थोपी गई, ईरान शायद अपने आप को थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट की तरफ ले जाएगा, और शायद अमेरिका इस वक्त। लेकिन जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दी है ना हुमा बकाई साहिबा, वो मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जरूर पूछूंगी कि कौन सी ऐसी गैर मिसाली चीजें हो रही होंगी इस मुआहदे में ईरान की तरफ से। जॉर्ज साहब मुझे फरमाइए, सर कल जब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यहाँ पर बात कुछ और हो रही थी, फिर ईरान की तरफ से कोई और स्टेटमेंट आया कि ठीक है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल रहे हैं, अमेरिका ने लेकिन अपना जो ब्लॉकेट था उसको नहीं लिफ्ट किया, तो फिर जब ईरान ने मुकम्मल तौर पर दोबारा बंदिश कर दी तो एक तासुर ये उभरा कि वो जो हम माजी में देखते रहे हैं, एक चपकलिश अंदर रही है सियासी और अस्करी हलकों के दौरान के दरमियान ईरान में, वो शायद एक बार फिर हमें नजर आई। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जिस वक्त ईरान की तरफ से, उनकी सियासी क़यादत की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो दीगर कंट्रीज हैं जहां पर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं उन पर अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके फौरन बाद अटैक हुआ भी, तो वो चपकलिश नजर आई भी। तो कल क्या फिर से ये तासुर उभरा? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जो है बिल्कुल उस वक्त ही हुआ था, अभी भी ये बात सही है। देखिए ईरान के अंदर अगर फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो इस वक्त एक फ्रैक्चर्ड लीडरशिप है, क्योंकि वो जाहिर है उन्होंने उनकी बहुत सारी लीडरशिप टॉप की जो असैसिनेट की है, तो उसमें अब कई जगह पे हार्डलाइनर्स आए हैं, जिस तरह जुल्कदर हैं, ये जो बाकिर जुल्कदर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, मोहसिन रजाई हैं जो उनके एडवाइजर तो वो हैं, ये सेक्रेटरी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, जुल्कदर जो हैं, मोहसिन रजाई जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर जो वहीदी हैं जो IRGC के इस वक्त हेड हैं, ये पहले जो है ना वो कुद्स जो ब्रिगेड या कुद्स के जो उनका हिस्सा था फौज का, उसके हेड थे। ये सारे बहुत ज्यादा हार्डलाइनर समझे जाते हैं। तो अभी तो यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने उनके मीडिया के अंदर, पता है आपको, वो फॉरेन मिनिस्टर का थोड़ा सा
जो है ना वो उनके खिलाफ भी वो कुछ जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आ गई, और फिर IRGC के अंदर भी काफी ज्यादा अब वो जो इस वाले मसले पे हुआ था, जो फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर कह दिया था जब साइमल्टेनियसली ट्रंप के साथ ये खुल रहा है, तो देखिए वो उनके अंदर की जो सियासत है बिल्कुल वो भी आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी कुछ हद तक है, वहां पे जिस तरह हेक्सेथ है वो हार्डलाइनर है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि रिपब्लिकन पार्टी में और भी कितने, लिंडसे ग्राहम हार्डलाइनर है। फिर उस तरफ दूसरी तरफ जो सा ये हेक्स, ये जो विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर, ये प्रो इजरायलीज हैं बहुत ज्यादा। बल्कि आज तो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबरें चलती रही, इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कुछ पीट हेग्सेथ के हवाले से लिखते रहे कि उनका इस्तीफा आने वाला है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी सारा दिन होती रही हैं, और ये स्पेकुलेशन डेफिनेटली टाइम इतना क्रूशल है, वक्त इतना क्रूशल है कि इसकी वजह से स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। जंग छेड़ने के अमरीकी फैसले ने एब्सोल्युटली पूरी दुनिया को हिला कर रखा, आलमी मईशतें हिलकर रह गईं। तवानाई के बहरान ने यूरोप से लेकर एशिया तक को मुश्किल में डाल दिया। सदर ट्रंप मुसलसल ईरान जंग जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में वो अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी नेटो खो चुके हैं। वही नेटो इत्तेहाद जो माजी की कई जंगों में अमेरिका के शाना बशाना खड़ा रहा। ईरान जंग में अमेरिका को हरी झंडी दिखा चुका है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने तो यहां तक कह दिया कि बरतानिया सदर ट्रंप के इक़दामात से फेड अप हो चुका है। नेटो के ईरान जंग में अमेरिका के साथ न देने पर सदर ट्रंप ने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया और नेटो काफ़ी फिर बुरा भला भी कहा और गुस्से में नेटो के अहम मुल्क फ्रांस के सदर पर ज़ाती नौइयत का मजाकिया तंज भी किया, इससे भी गुरेज नहीं किया। अमरीकी सदर को जवाब देते हुए फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि ये जंग है, तमाशा नहीं है। दूसरी तरफ एक और यूरोपीय मुल्क स्पेन ईरान जंग के आगाज से ही अमेरिका का साथ न देने पर सदर ट्रंप के रडार पर है। स्पेन के वजीर आजम अमरीकी सदर को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देते हुए कह चुके हैं कि स्पेन ऐसे किसी की सताइश नहीं कर सकता जो दुनिया को आग में झोंक दे। लेकिन सदर ट्रंप तमाम तनकीद और एतराज़ के बावजूद जंग से बाज नहीं आ रहे हैं। मैदान जंग के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महाज भी संभाल रखा है। सदर ट्रंप मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इन दोनों जगहों पर वो अपनी जीत के दावों, जंग को मज़ीद शदीद करने की धमकियों के अलावा जंग में साथ न देने वाले इत्तेहादियों और दीगर आलमी रहनुमाओं पर भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप के इन्हीं तबसरों और पोस्ट पर एतराज़ करते हुए ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम हर रोज़ ऐसा ट्वीट पढ़ने के मुताबिल नहीं हो सकते कि जिसमें दुनिया को धमकियां दी गई हों और जंग के ऐलानात किए जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग पर सियासी मुखालफत के साथ साथ समाजी और मजहबी हलकों से भी मुखालफत सामने आ रही है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो बारहा जंगें ख़त्म करने की अपील के साथ साथ ये भी कह चुके हैं कि दुनिया इस वक्त चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर भी सदर ट्रंप भड़क उठे और कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पर तनकीद के निश्तर चलाए। ये तनकीद भी सदर ट्रंप को काफ़ी भारी पड़ी। यूरोप में सदर ट्रंप की सबसे करीबी इत्तेहादी समझे जाने वाली इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर की पोप लियो पर तनकीद पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए मजम्मत की और सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज को नामुनासिब करार दिया। इतालवी वजीर आजम ने मजीद कहा कि कैथोलिक चर्च के सरबराह और पोप की हैसियत से अमन की अपील और जंग की तमाम शक्लों की मजम्मत करना बिल्कुल फितरी है। सदर ट्रंप पर दुनिया को जंग में धकेलने पर तनकीद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अमन के अथक कोशिशों पर दुनिया भर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें और सताइश की जा रही है। खुद सदर ट्रंप तक जो इस वक्त अपने पुराने इत्तेहादियों से दस्तो गिरेबा हैं, पाकिस्तान की जंग रुकवाने और ख़त्म करवाने की कोशिशों पर एक या दो मरतबा नहीं कई मरतबा पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें कर चुके हैं। क़याम अमन की इन कोशिशों पर दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी कलमात ही नहीं गाने भी सामने आ रहे हैं। मालिक वतन अजीज़ का ये वक़ार सलामत रखे ता क़यामत रखे। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर जी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान कल परसों तरसों जो कमिंग वीक है, कल से पाकिस्तान होस्ट कर रहा होगा, डेलीगेशंस आ रहे होंगे और यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह होने जा रही है। हमारी तवक्कुआत भी ऐसी हैं और उम्मीद भी ऐसी है। सब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। इसके साथ साथ शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मावुन खुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों की। सेनेटर साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं और वक्त है भाई, आपकी पार्टी आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत तो तकरीम के लिए किया जा रहा है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप लोग। ये बताइए, अमरीकी वफ़द आ रहा है, आपके पास क्या इत्तलात हैं या आप भी इंटरनेशनल मीडिया से ही देख रहे हैं? कौन क़यादत करेगा, क्या हो रहा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमरीकी वफ़द के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। उसकी वजह ये है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जो उनकी जो लॉजिस्टिक्स होती है, अगर आप उसको देखें तो उससे लग रहा है कि वो आएंगे। अब ये है कि कौन आएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछली दफ़ा आए थे मेरे ख्याल है वो लोग तो शायद आएंगे। जी, वही तीनों आ रहे हैं अभी। वो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन, अभी मामला काफ़ी जो है वो फ्लूइड है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि वो तीनों तो शायद। अच्छा अफनान साहब, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी कि बिल्कुल ही पिछली दफ़ा वाला जो सिटिंग थी उसमें मामलात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे, बहुत ही शायद कोई थिन लाइन बाकी थी और उसके बाद फिर अचानक से जेडी वैंस आए और वापस चले गए। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? दोनों मुल्कों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, ड्राफ्ट तैयार हो गया है या अभी कुछ मजीद चीज़ें हैं जो होनी है नेक्स्ट विजिट में? देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है अभी भी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान ने बड़ा कलीजी रोल प्ले किया इनको आपस में साथ बिठाने में, लेकिन अभी भी वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो कहते हैं पिछली दफ़ा भी हम बात कर रहे थे तो हमला हो गया, पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, तो वो ज़ाहिर है वो काफ़ी स्केप्टिकल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी बेस्ट एफर्ट है और इस बात का काफ़ी इम्कान है कि ये कोई ना कोई सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा। डेलीगेशन कब पहुँचेगा? देखें, ईरानियन डेलीगेशन जो है वो अभी मेरा ख्याल है इसको एक फाइनल पुश चाहिए लास्ट। अच्छा। उसके बाद ही ये कहते हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो टेक्निकल टीम्स हैं वो तो शायद ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान में। दोनों टीम्स तो हैं, लेकिन वो जो मैं असल में बात ही 2-3 है। देखें, एक इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, फिर एक न्यूक्लियर इशू है, फिर एक लेबनान का है। ये 3 हैं जो मेन। बाकी बातों के ऊपर किसी हद तक जो है वो रजामंदी हो गई है, लेकिन जब तक ये तीनों आयरन आउट नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा मामला। एक मैं बात और ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी बड़ा मुबारकबाद हो हमें जो मुल्क के अच्छे हालात हैं। ये एक पहली दफ़ा नहीं है। देखें, जब न्यूक्लियर धमाके भी किए थे तब भी मुस्लिम लीग नूनी की हुकूमत थी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आके मोटरवेज वगैरह बनाई तब भी मुस्लिम लीग नूनी की हुकूमत थी। तो आप ये हमारी हिस्ट्री रही है कहते हैं, और ये नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है। जो हुक्मरान होते हैं उनकी किस्मत जो है वही कौम की किस्मत पे उसका बड़ा अमल दखल हो जाता है। तो ये है कहते हैं। बस अब हम चाहते हैं कि ये जो अब सफारती कामयाबियां हैं ये माशी कामयाबियों में भी तब्दील हो और आवाम तक इसका समर पहुंचे। बेग साहब, ये फरमाइए, इस सारी एपिसोड में, सारे मंजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नजर नहीं आ रही है। पिछली बार जब अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद में था तो जरदारी साहब सदर हैं पाकिस्तान के, वो इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद दारुल हुकूमत में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। तो क्या इस बार होंगे सदर साहब? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन किरण नहीं है, वो सेरेमोनियल एक पोजीशन होती है। और लेकिन हमारे साथ मुशावरत बराबर की है। मैं खुद कौमी असम्बली में हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज वगैरह में ब्रीफिंग, मोफा से ब्रीफिंग, फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ सदर पाकिस्तान को इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी है, रिकॉर्ड पर है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है वो पॉलिसी स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने अमन के लिए कोशिशों को सराहा है और अमन की ख्वाहिश की है और एग्रेसर को उन्होंने कंडेम किया है। और ये सब चीजें हैं, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान। अच्छा बेग साहब, यहाँ पर
वैसे इतना भी रेलेवेंट ये सवाल नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने इस बार ट्रेन मिस कर दी है? वो चाहे इंडिया पाकिस्तान जंग वाली सिचुएशन हो या उसके बाद वाली सिचुएशन हो, अगर आप लोग हुकूमत का हिस्सा होते, अगर आपके पास कुछ वजारतें होती तो हो सकता था बिलावल साहब के पास वजारत खारजा होती और उसका क्रेडिट उनको जा रहा होता। तो इस बार ट्रेन नहीं मिस हो गई। हाँ, या डिफेंस की वजारत होती है तो उसमें आप एक अहम और कलीदी रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मशावरत बिल्कुल हमारे साथ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को। जो हुकूमत ने बड़े एग्रीमेंट, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, इसकी तकरीर हुई है हमारी, देख लीजिए, मेरी खुद तकरीर थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जिसमें हमने इन चीजों को जिक्र किया, डिबेट किया। तो इसमें हर एक आगे नहीं होता, जब इतने बड़े कैनवस पे कोई चीज हो रही होती है। वो तकरीरें तो फिर ऑपोजिशन भी कर रही है ना सर? नहीं, तो हमने तो तारीफ भी की है, अपोजिशन तो एतराज कर रही होगी ना, हमने तो इसमें नहीं, ऑपोजिशन भी वैसे तारीफ कर रहे हैं इस वक्त। ये जो सबसे अच्छी बात है ना सर, इस वक्त जब कभी भी इस तरह की सफारती कामयाबियां और महाजों पर कामयाबियां पाकिस्तान की होती हैं तो वो जो यूनिटी नजर आती है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती है। तो शफी जान साहब, आई एम श्योर आप एक तो मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे, इस वक्त एक पीटीआई रहनुमा के लेंस से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी होने के लेंस से सारी सिचुएशन को देख रहे होंगे। और फिर इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी कि आपने इस वक्त जो प्रिपरेशन, जो तैयारियां इस्लामाबाद में हो रही हैं, तो आप लोगों ने मर्दान में जलसा किया है। इस जलसे से कोई मकासद जो आप लोग चाह रहे थे, कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके, वो अचीव हुए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरा दौर होने जा रहा है जंगबंदी के हवाले से। अमेरिकन वफद ने आना है और ईरानी वफद ने आना है। अल्लाह करे जंगबंदी हो और ये मुज़ाकरात कामयाब हो, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा और हमारी वेल विशेस जो है वो हमेशा रही हैं। और आपने देखा होगा कि 9 अप्रैल का जो जलसा हमने कैंसिल किया था, तो वो भी बात पाकिस्तान की और रियासत की थी। जब भी पाकिस्तान और रियासत की बात आएगी, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान और रियासत को चुना है, अपनी जाती तरजीहात को साइड पे रख के। इसका मुजाहरा हमने 9 अप्रैल को भी किया है। अगर दोबारा ऐसा कोई मौका आता है तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हम इनकी तरह नहीं है। आपको याद होगा कि जब OIC का इजलास होने जा रहा था, तब बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा मशहूर जो बयान है, जिसको मैंने ट्वीट भी किया था, वो कह रहे थे अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम OIC नहीं होने देंगे। हम जब रियासत की बात होती है तो हम अपना माइक बंद कर देते हैं, जब इनकी बारी आती है ये रियासत को दे के अपना माइक ऑन कर देते हैं। जहां तक मर्दान की जलसे की बात है, तो आज अवामी रेफरेंडम था, आज एक जैम पैक शो था। मर्दान की तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा था। आपने देखा होगा कि एक दफा फिर ये बात साबित हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है। आज आपने एक जुनून देखा होगा नौजवानों का, एक जोश देखा होगा मर्दान की अवाम में, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में। खैबर पख्तूनख्वा में कंप्लीटली आज दफा 804 नाफिज थी। जहां तक हासिल करने की बात थी, तो इमरान खान साहब की हिदायत थी कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल हुआ है, अगले 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया जाए। पॉलिटिकल कमेटी ने 19 तारीख का इंतखाब किया, मर्दान के मुकाम का इंतखाब किया। और फिर आज आपने देखा कि वहां पे CM अफरीदी साहब ने भी स्पीच की, उन्होंने आगे का अमल पे बात की। अकबर खान साहब वहां पे मौजूद थे। पॉइंट आ गया है आपका। मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। आप तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब, जब आप लोगों ने ये जलसे के हवाले से अनाउंस किया तो कुछ तलात आई कि महमूद अचकज़ई साहब, जिनको ये सारी की सारी अथॉरिटी खान साहब ने दी हुई है कि जलसे के मामलात और दीगर मामलात किस तरह से आपने आवाम को निकालना है, ये सारी जो अथॉरिटी है ये महमूद अचकज़ई साहब को दी हुई है, लेकिन वो नाराज हैं, इसीलिए वो आज आए भी नहीं। ऐसा ही है? देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि सियासी जितनी भी मशावरत है वो महमूद खान अचकज़ई साहब से आपने मशवरा लेना है और उसके साथ साथ अलामा नासिर साहब को आपने ऑन बोर्ड करना है। जहां तक मर्दान जलसे की बात थी, तो इमरान खान साहब की ही हिदायत थी कि आप 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का जो फैसला होता है या जो उनकी हिदायत होती है वो फाइनल होती है। तो उसी हिदायत के तनाजुर में ही पॉलिटिकल कमेटी ने 19 तारीख का इंतखाब किया, मर्दान का इंतखाब किया। तो आपका ऑपोजिशन लीडर सर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं थे वहां पर? आपने दावत दी थी उनको? देखिए,
बिल्कुल उनसे बात हुई थी, उनको दावत भी दी थी और उन्हें आने का भी कहा था, लेकिन उनको कुछ पर्सनल काम पड़ गए थे और कुछ उनकी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। और ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ को अचकजई साहब पे कंप्लीटली एतमाद है और अचकजई साहब को तहरीक इंसाफ पे पूरी एतमाद है। जी ठीक है। अब शेर अफजल मरवत साहब कल प्रोग्राम में मेरे मौजूद थे और क्योंकि उन्होंने ट्विटर पैगाम में अदालत जाने का ऐलान किया, जब मैंने उनसे पूछा कि आप किन मामलात को लेकर अदालत जाएंगे, बुनियाद क्या बनाएंगे, तो वो कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फैसला मौजूद है और ये प्ली इमरान खान ही लेकर गए थे अदालत में, तो अब इमरान खान क्योंकि कन्विक्टेड हैं और उनके कन्विक्टेड होने की वजह से जो जो फैसले पार्टी के किए गए हैं उसको बुनियाद बनाकर जाएंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं, जिनको वजीर आला बनाया गया इमरान खान साहब के कहने पर, तो उनकी नाअहली के लिए वो अदालत जाएंगे। देखिए, शेर अफजल साहब जितनी भी मेहनत कर लें खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए, वो कभी रेलेवेंट नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ में वो थे और उन पे जब इमरान खान साहब का हाथ था तो वो हीरो थे, जब इमरान खान साहब ने हाथ उठा लिया तो वो जीरो हो गए। तो जहां तक सुहेल अफरीदी साहब की नामजदगी की बात है तो वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के ओपनिंग प्लेयर है और आखिरी मुलाकात में जो सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से हुई है तो उसमें भी खास शाबाशी का पैगाम सुहेल अफरीदी साहब तक पहुंचा है और कई और पैगाम सुहेल अफरीदी साहब के लिए पहुंचाए गए। और आज का जो जलसा था, जो मर्दान का जलसा था, वो इसकी हकीकत है कि सुहेल अफरीदी एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। मरवत साहब अदालत जाना चाहते हैं, बिल्कुल ये शौक भी अपना पूरा कर लें। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, अगर किसी भी गैर जमहूरी तरीके से, किसी गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से सुहेल अफरीदी साहब को निकालने की कोशिश हुई तो सुहेल अफरीदी साहब मजीद खतरनाक हो जाएंगे, जिस तरह इमरान खान साहब जेल में जाके खतरनाक हुए हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अफनान साहब, अभी जिस तरह से मैं बेग साहब से बात कर रही थी, सदर के हवाले से मैं पूछ रही थी, तो सर आपकी अपनी पार्टी के सदर मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, वो भी इस सारी सिचुएशन में, इन तमाम एपिसोड्स में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 2 वो कैबिनेट की मीटिंग करते हैं मरी में बैठकर, लेकिन वैसे नजर नहीं आ रहे मुलाकातों में, बैठकों में। तो जैसे हमने मई की जंग में देखा था, हमें बताया गया था कि ये जो सारी प्रिपरेशन है या सारा जो डिजाइन है वो मियां साहब ने किया। इस बार भी ऐसा ही है क्या? शहबाज शरीफ साहब को वही बता रहे हैं क्या करना है आपने? जी बिस्मिल्लाह, पढ़ सकते हैं दोबारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ ले। तो देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जितने भी बड़े फैसले होते हैं पार्टी के, उसके अंदर उनकी जो है वो इनपुट होती है। और जैसे मई वॉर में भी उनकी इनपुट थी, इसी तरह डार साहब भी उनसे जो है वो काउंसिल लेते हैं और वज़ीर आज़म साहब भी उनसे काउंसिल करते हैं, तो उनकी इनपुट होती है और उनकी इनपुट के हिसाब से मामला चलते हैं। बिल्कुल, और कोई ख़ास वजह नहीं है कि वो मंजर पर उस तरह से एक्टिव हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मंजर पे आज देखें, आज उनकी आई हुई थी वीडियो, मरी में वो थे, तो वो अपना जो है वो तो मैंने आगाज में पूछा ना कि कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह के तो कर रहे हैं, तो वो पंजाब काबीना की मीटिंग नहीं, जो उनसे मुशावरत होती है वो उनसे ले लेते हैं। जब उनका फिर उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल उनका फिर होता है, फिर वो उससे चलते हैं। मैं जलसे का एक बात ये बता दूं, मैंने जलसे का भी सारा चेक किया है। इनका जलसा जो है वो बुरी तरह पिट गया है और जो इस पंडाल जो था वो खाली था जब ये लोग तकरीरें कर रहे थे। और आप मैंने भी गंडापुर साहब का भी जलसा चेक किया है जो उन्होंने किया था, उनका जलसा ज्यादा बड़ा था। सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अभी सिचुएशन ऐसी है कि जिस तरह से वो प्रेस कर रहे हैं कि ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी ठीक है जो कर रहे हैं वो करने दें, मैं तो उनका राइट है वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मिर्जा साहब, आखिर में मुझे ये बता दें, आपको भी यही लगता है जैसे अफनान साहब बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर कोई खास वजह नहीं है उनके मंजर पर ना आने की, पीछे मुशावरत भी उनसे हो रही है, बातचीत भी उनसे हो रही है और वो अपनी राय भी दे रहे हैं सारे मामले पर? नहीं, देखिए, हमें पूरी हिदायत है, हम हर जगह मीडिया में सपोर्ट कर रहे हैं। एक कलेक्टिव विजडम से चीजें तय होती हैं, मशावरत में हम बराबर के साथ हैं। बिलावल साहब की पॉलिसी स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था अमेरिका की इसके बारे में कि इसकी सॉल्यूशन है सिर्फ नेगोशिएशन, ये तो सामने है। पीएम साहब की ब्रीफिंग जो सदर साहब को थी उसमें तमाम स्टेक होल्डर और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ वो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये किस तरह से पता नहीं तासुर दिया गया है। हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं और जो आगे 3 प्लेयर हैं हमारे वो हुकूमती हैं जिसका हम कोलिशन पार्टनर हैं। तो इसमें कोई ऐसे तासुर नहीं है। हमने बिल्कुल एक वाज़ेह मैसेज दिया कि आप कह रहे कलेक्टिव विजडम है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सेनेटर बेन शफीफी जान साहब, आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह के बाद।